नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में एक बार फिर से गरमाई सियासत और इसी के साथ नीतीश सरकार पर बना दबाव। गठबंधन तोड़े नीतीश सरकार। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार में गिर सकती है गठबंधन की सरकार। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो चुका है। आरजेडी ने कहा कि सबको अरेस्ट करें सीएम नीतीश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा नदियों में शव बह रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार पर हमला। महामारी के साथ अब महंगाई पर भी सरकार को घेरने में जुटी है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। आरजेडी बोली सबको अरेस्ट करे सीएम नीतीश। जी हां दोस्तों, पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना में मंदिर स्थित उनके आवास में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बन गई है। यहाँ चोर ही जोर से बोल रहा है, वहीं तरफ विपक्ष के लोग लगातार कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लोग तो बिहार में कांग्रेस और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी गलती इतनी है कि सरकारी एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ लगी हुई थी, उसको उन्होंने उजागर किया है। एफआईआर तो सरकारी एम्बुलेंस रखने के लिए राजीव प्रताप रूडी पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी है कि कारनामे को उजागर करने वाले पप्पू यादव को ही सजा दे रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पिछले कोरोना काल में नेता प्रतिपक्ष लोगों के बीच जाने लगे हैं। ऐसे में तो सीएम नीतीश कुमार को सबको लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन के मामले में जेल में डाल देना चाहिए। सरकार इस समय अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा कि लॉकडाउन का कानून सबके ऊपर लागू है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है और कानून सबके लिए बराबर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा नदियों में शव बह रहे हैं, लेकिन पीएम को सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों से कोरोना संकट काल में नदियों में शवों के तैरने की तस्वीरें सामने आई है। मंगलवार को राहुल गांधी ने इसी मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला किया। राहुल ने ट्वीट में लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में गिरती नजर आ रही है। दिल्ली में इस परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन इसे रोकने की मांग कोरोना काल के दौरान बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को फिलहाल रोक देना चाहिए। राजपथ पर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को मध्य विस्टा कहा जाता है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक सेंट्रल विस्टा रूट पर लगभग 44 इमारतें हैं, जिसमें पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि शामिल हैं। पूरे क्षेत्र जिसे फिर से नियोजित किया गया है का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रखा गया है, जिसकी लागत लगभग 30,000 करोड़। विस्टा परियोजना में पुराने परिपत्र संसद भवन के सामने लगभग 13 एकड़ भूमि पर एक नया तिकोना संसद भवन होगा। अभी इस जमीन पर पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। यह सब हटा दिया जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक भवन होगा, लेकिन कोई केंद्रीय कक्ष नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर हमला। महामारी के साथ अब महंगाई पर भी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले कई दिनों से वह कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही थी। मंगलवार को वह महंगाई के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरती हुई दिखी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारत के 130 करोड़ लोग आज कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनलूट पार्टी की लूट जारी है। 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार का तेल की लूट का खेल दोबारा से शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने पिछले 8 दिन में पेट्रोल 1.40 रुपए और डीजल को 1.63 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सस्ता पेट्रोल डीजल देने के वायदे पर सत्ता में आई मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने की झूठी बहानेबाजी करती है। सच्चाई ये है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कांग्रेस के समय से 1/4 कम है। इसके बाद भी मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को बार बार बढ़ाकर जनता का तेल निकाल दिया है। सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है। 2014 में दाम 71 रुपए व आज 92 रुपए लीटर रिकॉर्ड की बात है कि 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब भारत की तेल कंपनियों को कच्चा तेल 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, जो तत्कालीन डॉलर रुपया के अंतर्राष्ट्रीय भाव के अनुसार
6,330 रुपए प्रति बैरल बनता है, जिसका अर्थ है तेल लगभग 40 रुपए प्रति लीटर के भाव पर पड़ रहा था। उस समय पेट्रोल व डीजल क्रमशः 71.41 और 55.49 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध था, जो आज मोदी सरकार में क्रमशः 91.80 और 82.36 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। उत्पाद शुल्क तब 9.20 रुपए था, अब 23.78 रुपए। सुरजेवाला के मुताबिक जब मई 2014 में मोदी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल और डीजल पर 9.20 रुपए प्रति लीटर और 3.46 रुपए प्रति लीटर पर था, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल पर 23.78 प्रति लीटर और डीजल पर 28.37 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यह यूपीए की तुलना में क्रमशः 258 और 820% ज्यादा है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक 6.5 वर्षों की अवधि के बीच केंद्रीय भाजपा सरकार ने 12 बार पेट्रोल और डीजल पर करों में वृद्धि की और जनता से 6.5 साल में 21.50 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। मोदी सरकार ने कोरोना काल में तो पेट्रोल डीजल कीमतों में बार बार बढ़ोतरी कर मुनाफाखोरी व शोषण के सभी हदों को पार कर दिया है। कोरोना काल में ही पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल में 16 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। कांग्रेस ने की यह मांगे। पहला, घटे हुए अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की जाए। दूसरा, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। और तीसरा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने तक मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई 23.78 प्रति लीटर व 28.37 रुपए प्रति लीटर के उत्पाद शुल्क वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव के बाद भाजपा में गहराई गुटबाजी, क्षेत्र से लेकर जिला इकाई के सिर फोड़ा जा रहा हार का ठीकरा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद भाजपा में गुटबाजी और ज्यादा गहराने लगी है। जिला पंचायत चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा क्षेत्रीय कमेटी से लेकर जिला कमेटी ही नहीं, जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं पर भी फोड़ा जा रहा है। भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर करीब 1.5 साल से तैयारी कर रही थी, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत निकला। इसका बड़ा कारण अति आत्मविश्वास, संगठन स्तर पर कमजोरी, जनप्रतिनिधियों को लेकर जनता के बीच पैदा हो रही नाराजगी मुख्य कारण रही सही कसर प्रत्याशी चयन ने पूरी कर दी। सिफारिशों के दम पर ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए जिनकी कोई पहचान क्षेत्र में नहीं थी। भाजपा की हार के पीछे होमवर्क की कमी रही। वार्ड परिसीमन से लेकर आरक्षण तक भाजपा ने कोई होमवर्क नहीं किया। अमर उजाला ने वार्ड परिसीमन होने के बाद ही आगाह कर दिया था कि यह परिसीमन सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के पक्ष में जा रहा है। इसके बाद रही सही कसर आरक्षण ने पूरी कर दी। इसके बाद जब प्रत्याशी चयनित हुए तो तमाम दबावों को स्वीकार कर मान्यता प्राप्त प्रत्याशियों को दरकिनार कर दिया गया। हार के बाद प्रांतीय नेतृत्व अपने तरीके से मंथन कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के सिर इस हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों, जिला और पश्चिमी क्षेत्र इकाई तक पर आरोप लग रहे हैं। लगातार गोपनीय शिकायतें और उसके साक्ष्य भी आला कमान को भेजे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा जुलाई तक जिले के साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में कई बदलाव कर सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलाध्यक्ष इस दौरान बदले जा सकते हैं, तो कार्यकारिणी में भी बदलाव हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नड्डा के सोनिया को लिखे खत पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, संकट के समय हमने विपक्ष होने का राजधर्म निभाया, बीजेपी ने अहंकार दिखाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र को लेकर मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट के समय उसने सरकार को आगाह करके और अच्छे सुझाव देकर विपक्ष होने का राजधर्म निभाया। प्रमुख विपक्षी दल ने कहा कि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ अहंकार दिखाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि नड्डा और केंद्र सरकार को अहंकार त्याग कर इस वक्त देशवासियों की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कांग्रेस पर कोविड-19 के खिलाफ जारी देश की लड़ाई में लोगों को गुमराह करने और भय का झूठा माहौल पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि संकट के इस दौर में राहुल गांधी सहित उसके नेताओं के व्यवहार को छल कपट और ओछेपन के लिए याद किया जाएगा। नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे 4 पन्नों के एक पत्र में यह आरोप लगाया है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कोविड-19 प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की गई थी। नड्डा के पत्र को लेकर माकन ने संवाददाताओं से कहा, दुख की बात है जब कांग्रेस के शीर्ष नेता इस सरकार को महामारी के संदर्भ में चेताते रहे, तब यह सरकार अहंकार में डूबी हुई थी और राजनीतिक स्कोर करने में लगी थी। इसी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को आपदा से बचा लिया, लेकिन आज स्थिति सबके सामने है। माकन ने इस बात पर जोर दिया, कांग्रेस पार्टी अपना राजधर्म विपक्ष होने के नाते भी निभा रही है, सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष ने आज सोनिया जी को चिट्ठी लिखकर जिस अहंकार पूर्वक जवाब दिया, उससे हम सब लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। माकन ने कहा, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस कार्य समिति, राहुल जी, सोनिया जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ओर से जो सुझाव दिए गए उनसे सरकार के कानों पर जू रेंगेगी और स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री तथा हमारी सरकार का कार्यबल इन सब चीजों को समझेंगे, लेकिन उल्टा चिट्ठी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष का अपने आप को बचाना और अहंकार पूर्ण बातें करना शोभा नहीं देता है।
माकन ने सवाल किया, नड्डा जी को बताना चाहिए कि क्या भारतीय चिकित्सा संघ राजनीति कर रहा है, क्या लैंसेट राजनीति कर रहा है, क्या उन्हें पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के अखबार क्या लिख रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगाते हुए कहा, अब तो गंगा मां ने भी कह दिया है कि आप किस तरीके से आंकड़े छुपा रहे हैं। माकन ने कहा, सरकार ने टीके की तैयारी नहीं की, ऑक्सीजन की तैयारी नहीं की, लोग अपने प्रियजन का सही से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। किस प्रकार का शासन आपने हमारे देश को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अहंकार छोड़कर देश के लोगों की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नड्डा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष के नाम आधारहीन पत्र लिखने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी 6 मई 2021 का न्यूयॉर्क टाइम्स का एक स्तंभ पढ़ सकते हैं। इसके लेखक कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने जिस लेख का हवाला दिया कि उसमें भारत में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव लॉकडाउन उल्लंघन में अरेस्ट, नीतीश सरकार को जीतन राम मांझी ने घेरा। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोप खुद पप्पू यादव ने ट्वीट करके लगाया। उनका कहना है कि मुझे गिरफ्तार कर पटना के गांधी मैदान थाना ले आया है। बीते दिनों ही पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाया था। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक और ट्वीट करके कहा, कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर जूझना अपराध है, तो हाँ मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। पप्पू यादव के समर्थन में आई आरजेडी। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध आरजेडी ने भी किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार को घेरा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार को घेरा और कहा कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में पप्पू यादव गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव को लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस की पोल खुलने के बाद सारण के आमनौर में पप्पू यादव के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया था। पप्पू यादव पर अमनौर के अंचलाधिकारी ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में रविवार को अमनौर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में पप्पू यादव पर विश्व प्रभाव सामुदायिक केंद्र में काफिले के साथ पहुंचकर लॉकडाउन का उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इससे पहले शनिवार को पप्पू यादव पर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ के आरोप भी केस दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा पीएम वो गुलाबी चश्मा उतारो जिसमें सिर्फ सेंट्रल विस्टा दिखता है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का संकट जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने इसके लिए एक कविता का सहारा लिया जिसमें बिहार के बक्सर में एक नदी में मिली लाशों, अस्पताल में लगने वाली लाइनों का जिक्र है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की गई और उनसे अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने की अपील की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आरोपों का आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, आज के समय में कांग्रेस के आचरण से दुखी करने वाले हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। आपकी पार्टी के कुछ सदस्य लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं। उनकी हार्डवर्क को पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा फैली नकारात्मकता से ग्रहण लग जाता है। उन्होंने कहा, आज के समय में जब भारत कोविड-19 के खिलाफ अत्यंत साहस के साथ लड़ रहा है, हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के शीर्ष व्यक्तियों लोगों को गुमराह करना, झूठी दहशत पैदा करना और यहां तक कि अपने विचारों का सिर्फ राजनीतिक विचारों के आधार पर विरोधाभास करना बंद कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर फिर बरसे, कहा 26 मई के बाद होगा कोई बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के तीनों बॉर्डर टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के रुख और किसानों की जिद से लगता नहीं है यह आंदोलन जल्द समाप्त होगा। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि लगता है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों से बात नहीं करेगी। ऐसे में आगामी 26 मई के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों कहा है कि 26 मई को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होंगे तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। पिछले दिनों राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो जाएंगे
आंदोलन को। हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से यही कहकर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले, लेकिन लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी तो आगे का प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। बदनाम किया जा रहा है किसान के प्रदर्शन को। राकेश टिकैत ने पूर्व की तरह इस बार भी कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों को बदनाम कर रही है। भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के बीच यह गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि धरने पर बैठे किसान प्रदर्शनकारी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरने पर बैठे किसान शारीरिक दूरी के साथ मास्क भी लगा रहे हैं। सरकार जानबूझकर किसानों के खिलाफ यह दुष्प्रचार कर रही है। केंद्र सरकार नहीं कर रही है किसानों से बात। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान पिछले साल नवंबर महीने से ही अपने घरों से दूर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर अपनों हक के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही। वैक्सीन भी लगवा रहे किसान। राकेश टिकैत की माने तो तीनों धरना प्रदर्शन स्थलों पर किसान प्रदर्शनकारी शारीरिक दूरी के नियमों के तहत बैठते हैं। लगातार यह गलत प्रचार करवाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी यहाँ कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि तीनों ही बॉर्डर पर बैठे किसान प्रदर्शनकारी कोरोना की वैक्सीन भी लगवा रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर घर जाकर टीकाकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बुजुर्ग, दिव्यांग और कमजोर तबके के लिए नियम बनाने की मांग। जी हां दोस्तों, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण के खातिर नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। YBAI ने इसके लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है। कहा है कि देश में रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग, कमजोर तबके और अन्य ऐसे लोगों के लिए यह नियम बनाया जाना चाहिए जो ऑनलाइन वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। YBAI युवा और जागरूक वकीलों का संगठन है। इसने वकील संप्रीत सिंह, अजमानी कुलदीप राय, मंजू जेटली और बबली सिंह के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि प्रतिवादी को निर्देश दें कि वह बुजुर्गों, कमजोर तबके और ऐसे लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते उन्हें घर घर जाकर टीका देने पर विचार करें। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि वह एक पोर्टल बनाए जिसके जरिए वंचित तबके के लोगों को खुद को रजिस्टर करने की सुविधा मिले। इसके साथ ही उनके सवालों और शंकाओं का भी इस पर उन्हें उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में जवाब दिया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों, अगले मोर्चे के कर्मियों और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण जारी रहने देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत करवाया जाना चाहिए। देश में कोरोना के टीकाकरण की बात करें तो भारत में अब तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए चीन को 119 दिनों का समय लगा, जबकि अमेरिका को 115 दिन लगे थे। गौरतलब है कि भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। 2 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण शुरू किया गया था। इसके बाद अन्य आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से गुजारिश, कई कंपनियों को दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में जारी टीकाकरण के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास कुछ ही दिनों की वैक्सीन बची है। इसको लेकर मंगलवार को डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना वैक्सीन बनाने का काम अन्य कंपनियों को भी देना चाहिए, जिससे कोरोना रोधी वैक्सीन की किल्लत दूर हो सके। यह काम सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके साथ ही यह भी कहा कि जिस गति से देश भर में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, उससे तो हम 2 साल में इसके लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दिल्ली में वैक्सीन की कमी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 3 महीने के दौरान दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने का है, लेकिन वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है। फिलहाल देश में सिर्फ 2 ही कंपनियां ही वैक्सीन निर्माण काम कर रही है। ऐसे में ये किल्लत दूर करना आसान नहीं है। इसके मद्देनजर कुछ और कंपनियों से वैक्सीन का निर्माण शुरू करवाना चाहिए। इसके साथ रॉयल्टी के रूप में लाभ का हिस्सा कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला बनाने वाली दोनों कंपनियों के साझा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। अभी 1.25 लाख वैक्सीन प्रतिदिन कर रहे हैं, अब 3 लाख करने जा रहे हैं, मगर समस्या वैक्सीन की कमी है। यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में वैक्सीन का उत्पादन चल रहा है, उससे तो 2 साल लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन बनाने का कार्य अभी 2 कंपनियों के पास है, कई कंपनियों को दिए जाएं। भारत सरकार ऐसा कर सकती है। इन 2 कंपनियों से फॉर्मूला लेकर अन्य कंपनियों को दे दें, जिससे देश में तेजी से वैक्सीन बने और फिर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि दूसरी कंपनियां भी वैक्सीन बना सकती हैं। अभी जो 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, ये माह में कुल मिलाकर 7 करोड़ तक वैक्सीन बना पा रही हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि जिन दूसरी कंपनियों को फॉर्मूला दिया जाए, उनसे कुछ रॉयल्टी लेकर इन कंपनियों को दी जाए। इस तरह हम वैक्सीन का उत्पादन देश में बढ़ा सकते हैं।
वैक्सीन दिल्ली में कुछ दिनों की बची है। इससे पहले सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संभावित तीसरी लहर के संबंध में कहा कि हमें तीसरी लहर की संभावना को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल तैयारियां करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवंबर में दिल्ली की आई थी जब अधिकतम 8,500 केस आए थे, लेकिन यह इसमें अधिकतम 28,000 केस आए हैं। यह संभावनाओं से परे है। इस वजह से पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था, लेकिन अब हम जिस स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमें इसे बनाने में हफ्ते या 10 दिन अवश्य लग गए, लेकिन जिस स्तर पर हम इसे बना रहे हैं तो अगली लहर में अगर 30,000 केस भी आते हैं तब हम भी इसको डील करने के लिए तैयार। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।